हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए, जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए क्लास से। तो कल हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम एक नए क्लास की शुरुआत करेंगे। आज से हम शुरुआत करेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से शुरुआत करेंगे और 2 से 3 क्लास में इसको भी हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे पारिस्थितिकी। जी हाँ, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जी हाँ, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओकियोलॉजी के नाम से 1869 में किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओकोलॉजी नाम से 1869 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1869 में, और पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 में किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होते हैं। जी हाँ, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करेंगे तो जैविक घटक में आपका उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, अब घटक हो गए। जी हाँ, जैविक घटक में आपके उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, अब घटक हो गए। वही अजैविक घटक की बात करेंगे तो अजैविक घटक में हमारे 3 प्रकार के, एक भौतिक कारक, एक अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक होते हैं। भौतिक कारक की बात करेंगे तो इसमें तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश, सौर ऊर्जा हो गई, स्थलाकृति हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गए। वही अकार्बनिक कारक की बात करेंगे तो जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस की बात करेंगे। कार्बनिक कारक की बात करेंगे तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ये सब इसमें शामिल है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देखा था कि जैविक घटक और अजैविक घटक 2 प्रकार के होते हैं। तो मैंने जैविक घटक में उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में देखा, और भौतिक अजैविक घटक में हमने भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि जैविक घटक को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। जी हाँ, तो अब उन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो जैविक घटक को तीन भागों में विभाजित किया गया। तो उसमें उत्पादक है जो इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि जो हमारे जैविक घटक होते हैं उसमें जो 3 प्रकार के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। उसमें उत्पादक में हमारे हरे पेड़ पौधे आते हैं, जीवाणु आते हैं, कुछ खास प्रकार के कुछ शैवाल भी आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं उपभोक्ता की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता, एक तृतीयक उपभोक्ता। बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर सवाल पूछा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे तो उसमें चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट और टिड्डा जो कि घासों को खाते हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हमारे घास फूस और फूल पत्तियों को खाते हैं। तो इसमें बकरी हो गया, आपका खरगोश हो गया, ऊँट हो गया, टिड्डा हो गया, सब घास को खाते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता में हमारा शाक भक्षी हो गया, अन्य प्राणियों पर निर्भर जैसे सांप, भेड़िया आदि, ये सब हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ये क्या होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए सांप, भेड़िया, ये सब जो है बकरी, खरगोश, ऊँट, टिड्डा आदि को ये सब खाते हैं। तो ये हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। तृतीयक उपभोक्ता की बात करेंगे, यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता की बात करेंगे तो ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये इसमें जो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं ये हमारे द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि ये घास फूस भी खाते हैं तथा सांप, भेड़िया जैसे को भी खाते हैं, और बकरी, खरगोश आदि को भी खाते हैं। तो ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे कि बाज हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, और मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जो उपभोक्ता के अंतर्गत 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता थे उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे, अब घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपघटक पर निर्भर रहते हैं। तो हमने देख लिया कि अपघटक में जो हमारे मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं ये एकदम से तीसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। मतलब ये अपना कुछ नहीं करते हैं,
इनका जो भोजन है तीसरे के ऊपर ही डिपेंड होता है, तो ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो जैविक घटक हमारे 3 प्रकार के थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर हम 10% नियम देखेंगे, जी हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। लिंडेमान का 10% जो नियम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि 10% नियम जो होता है ये वर्ष 1992 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था, और शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्धि प्राथमिक उपभोक्ता का 10% भाग अपने में संचित रखना, मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण और शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित होती है। उसके बाद फिर देखेंगे खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा अपने शरीर में भार में रूपांतरण होता है। तो यहाँ लिंडेमान का जो नियम है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि मतलब कोई भी मतलब उपभोक्ता हो, चाहे वो प्रथम प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, ये मतलब जितना भोजन ग्रहण करता है केवल उसका 10% ही वह अब्जॉर्व कर पाता है, बाकी 90% उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मतलब 10% का नियम उन्होंने बताया कि अगर हम मान लें 10 किलो कोई चीज़ खाते हैं तो उससे मुझे केवल 10% उसका लाभ मुझे मिलता है, बाकी 90% हमारा सब वेस्ट हो जाता है, मतलब इधर उधर निकल जाता है। तो ये इन्होंने ये चीज़ प्रतिपादित किया था। तो यही लिंडेमान का नियम 10% का नियम कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेगमेंट हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का प्रभाव कहाँ से कहाँ होता है, तो ऊर्जा का प्रभाव जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम पिरामिड की बात करेंगे। जी हाँ, पिरामिड देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। जी हाँ, तालाब में हमारा जो भार होता है पिरामिड का उल्टा होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे तो इकोसिस्टम में एक जीव दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ स्थानांतरण और खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण की जैसे घास टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस तरह ये हमारा जो खाद्य श्रृंखला है, इसी तरह हमारा सीक्वेंस वाइज होता है। तो सबसे पहले घास आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा घास आएगा, उसके बाद फिर टिड्डी आएगा, फिर मेढक आएगा, फिर सांप आएगा, तो बाज आएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि खाद्य श्रृंखला में घास, टिड्डी, मेढक, सांप, बाज आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रवाल भित्ति परितंत्र की बात करेंगे। तो प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है, जिसके अवशेषों में क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। ये प्रवाल भित्तियाँ जो मोंगे की चट्टान होती हैं उनको लेकर है। तो यहाँ ये जो प्रवाल है हमारे उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और भारत में प्रवाल भित्ति की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में जो कि सबसे कम पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, ये 4 जगह जो हमारे प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और सबसे कम जो है कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर जैव विविधता उसका संरक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, तो किसी प्राकृतिक देश में पाए जाने वाले जंगली और पालतू जीव जंतुओं उत्पादकों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। जी हाँ, 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहीं पर जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन के द्वारा 1985 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजन ने किया था, 1985 में किया गया था। जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता एक्ट जो है हमारा 2002 है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसे भी यहाँ पर देख लेंगे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता एक्ट की बात करेंगे तो 2002 को 2002 का जो है जैव विविधता एक्ट मनाया जाता लागू हुआ था। अब हम जैव विविधता संरक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, जैव विविधता संरक्षण में देखेंगे कि एक स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू और एक बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू होता है। तो इसे आप यहाँ देखेंगे कि इन सीटू में कौन से चीज़ आते हैं और एक्स सीटू में क्या आते हैं।
तो इंस्टीट्यूट में आपका राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जो कि टोटल 106 है। ये डाटा 2023 का है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। तो 2023 में हमारे कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो 566 हैं। जैव मंडल आगार की बात करेंगे तो 18, ये भी हमारे स्थानीय मतलब इंस्टीट्यूट में आते हैं। और पवित्र उपवन और झीलें भी आती हैं, समुद्र आगार और संरक्षण आगार भी इसमें आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, पवित्र उपवन, झीलें, समुदाय आगार और संरक्षण आगार, ये सब चीज़ें हमारी जो है इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आती हैं। वहीं स्थानीय एक्सीट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण जैसे कि वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सब चीज़ें जो है हमारे एक्सीट्यूट के अंतर्गत आती है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी जीव का मतलब उनको लाके बसाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक्सीट्यूट के अंतर्गत आती है। वो तो इंस्टीट्यूट के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें इनका प्रवास होता है, यहीं पे ये रहते हैं, यहीं पे अपने हर मतलब इनका निवास स्थान होता है जंतुओं का। तो ये इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, पवित्र उपवन, ये सब झीलें, तो ये इनका जो जंतुओं का एक निवास स्थल होता है परमानेंट। और एक्सीट्यूट जो होता है ये इनका मतलब टेम्परेरी स्थान होता है, इनको लाके यहाँ बसाया जाता है। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास की बात करेंगे। तो भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु कुछ प्रयास किए गए, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले कस्तूरी मृग परियोजना जो कि 1970 में IUCN के सहयोग से चलाई गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना कब चलाई गई थी? 1970 में। गैंडा परियोजना की बात करेंगे तो 1987 में चलाई गई। अंगुल परियोजना की बात करेंगे तो 1970 में चलाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में। वर्तमान में कुल 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व लगभग मतलब ये 2023 का डाटा है। आज तो टाइगर की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, 58 टाइगर रिजर्व प्रेजेंट टाइम में है। तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा। तो इस 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा हमारा? बांधवगढ़ है जो मध्य प्रदेश का है। तो वर्तमान में जो है हमारे कुल राज्यों में 58 टाइगर रिजर्व है, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे तो कुल प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरुआत हुआ। कुल 22 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथी मेरे साथी जो अभियान है ये इसका 2011 में शुरू हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। लाल पांडा जो है लाल पांडा परियोजना की बात करेंगे तो 1996 में WWF के सहयोग से शुरू किया गया। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है 2006 में शुरुआत किया गया था। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो है 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा शुरू किया गया था। वही गंगा डॉल्फिन जो है इसे भी आप लोग जानते हैं कि 2009 में इसे जलीय जीव का दर्जा दिया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वही मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट जो है 1974 में शुरू किया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये प्रमुख हमारे कुछ भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रयास से कुछ योजनाएं थे जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से एग्जाम में हमारे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यहाँ से जरूर कोई ना कोई सवाल हमारे एग्जाम में बन जाता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अगला हम लोग फिर देखेंगे। अब प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम की बात करेंगे। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। हर बार मतलब यहाँ से एक सवाल अगर आपका पर्यावरण का सेगमेंट पूछा जाता है तो यहाँ से एक सवाल आपका कन्फर्म है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम। सबसे पहले देखेंगे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। जी हाँ, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, 1972 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में, और यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम है जो कि 1980 में आया था। वही वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की बात करेंगे तो 1981 में आया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में आया था। पर्यावरण जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया था। जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे जो कि हमने आपको बताया था ऊपर कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो 2002 में आया था। वही भारतीय वन अधिनियम की बात करेंगे तो 1927 में आया था, सबसे पुराना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम अलग है, भारतीय वन अधिनियम अलग है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करेंगे। तो भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इसमें हिमालय का क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड है जो कि ट्रिनिकेट सहित नाउन कौरी द्वीप समूह ग्रेट निकोबार द्वीप में है, और पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 हमारे जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं जो कि भारत में स्थित हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे। जी हाँ, तो रामसर कन्वेंशन देखेंगे कि आद्य भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये रामसर ईरान में अवस्थित है। ये मुख्यालय की बात करेंगे तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हस्ताक्षर की बात करेंगे तो 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था, और भारत में इसमें 1975
1982 में इस पर साइन किया था। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखें। और भारत में कुल इस समय टोटल 98 लगभग रामसर स्थल हो गए हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे हमारे रामसर मेले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में हम जितनी भी और बच्चे कुछ हैं सेगमेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है, कल हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। इसी तरह हम टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्टों का जो हमने थ्योरी सेगमेंट में सारी क्लास करवा दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।